राजनीति में चुनावी तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की भी है। पश्चिम बंगाल में मिली जीत ने बीजेपी के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा कर दिया है और उसका असर यूपी में भी दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने अपने स्ट्राइक रेट और संगठनात्मक ताकत को एक नैरेटिव के तौर पर पेश कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। पश्चिम बंगाल में जिस विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मॉडल सफल हुआ है, क्या वही जो मॉडल है वो यूपी में भी काम आएगा? क्या 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से समीकरण बदल गए हैं उसका जो असर है वो 2027 में भी दिखाई देगा? और सबसे बड़ी बात, सीएम योगी का जो स्ट्राइक रेट है, क्या वो बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी हथियार बन जाएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर इनके समीकरण को अगले आधे घंटे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो भरोसा बंगाल के मतदाताओं पर दिखाया था वो अब हकीकत में बदल चुका है। आज पश्चिम बंगाल में न सिर्फ प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार है बल्कि बंगाल को अब बीजेपी का मुख्यमंत्री भी मिल चुका है। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ ली हो। शुभेंदु अधिकारी ऐसा करने वाले पहले बीजेपी नेता बने हैं और अपने वादे अनुसार पीएम मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे भी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 9 मई को कोलकाता के परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पीएम मोदी खुली जीप में जब पहुंचे तो वहां मौजूद जनता का उत्साह 7वें आसमान पर था, मानो जनता वादा पूरा करने के लिए पीएम का आभार जता रही हो। मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी 165वीं जयंती पर पुष्प चढ़ाकर याद किया। पीएम मोदी ने इसके बाद मंच से बंगाल की जनता को साष्टांग प्रणाम भी कर अपार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा सीएम पद की शपथ लेने के बाद जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पीएम मोदी से मंच पर मिले तो भावुक नजर आए। वहीं मंच से पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी के सबसे पुराने सदस्य माखनलाल सरकार का सम्मान भी किया। पश्चिम बंगाल से आई ये तस्वीरें अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि दशकों पहले जिस बंगाल में बीजेपी को 0 सीटें मिली हो, आज उसी बंगाल में जब प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनती हो तो 0 से शिखर तक के सफर की कई कहानियां रही हैं। उनमें से एक वो बयान है जो गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 में बंगाल की धरती से दिया था। ये रैली की जब बात चलती थी तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। करीब 1 दशक पहले बंगाल की जनता से किया वादा आज अमित शाह ने पूरा कर दिया है। राज्य में हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 293 सीटों में से 207 सीटें मिली हैं।
वहीं ममता की पार्टी टीएमसी सिर्फ 81 पर सिमट कर रह गई। 2021 विधानसभा चुनाव की तुलना में टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान हुआ। यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सियासत में वो हुआ है जिसकी उम्मीद कम और चर्चा ज्यादा थी। नतीजों ने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि 15 साल के टीएमसी शासन का अंत भी किया। इस सफलता का ताज बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के उन 3 फायर ब्रांड नेताओं को भी जाता है जिन्होंने बंगाल में बीजेपी का झंडा बुलंद किया। ये बीजेपी के वो फायर ब्रांड चेहरे हैं जिन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान जहां जहां प्रचार किया वहां वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। बात सबसे पहले पीएम मोदी की। बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने बंगाल की जिन सीटों पर प्रचार किया वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा। पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं और रोड शो के जरिए बंगाल की 294 में से 242 सीटें कवर की। इनमें से 184 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और वहां पार्टी का स्ट्राइक रेट 76% रहा। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जिन सीटों पर प्रचार किया वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। अमित शाह ने बंगाल में 30 से ज्यादा रैलियां की। जिन सीटों के लिए अमित शाह ने प्रचार किया वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। इसके अलावा अमित शाह ने खुद पूरे चुनाव की कमान संभाली थी। चुनाव से 6 महीने पहले ही बंगाल के दौरे शुरू किए थे शाह ने। चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया और रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें की, जिसका फलसफा ये रहा कि बंगाल में शाह की मेहनत रंग लाई और पहली बार बीजेपी सत्ता में आई। यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिया जाता है, वहीं एक चेहरा ऐसा भी है जिन्होंने अपनी आक्रामक शैली और हिंदुत्व का मुखर चेहरा होने से चुनावी माहौल बदल दिया। वो चेहरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बंगाल चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 35 से ज्यादा जनसभाएं की। जिन क्षेत्रों में सीएम योगी ने रैलियां की वहां बीजेपी ने करीब 31 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% का रहा। मालदा, मुर्शिदाबाद, दमदम, बांकुरा, कल्याणी, आसनसोल, धूपगुड़ी ऐसे कई इलाके जहां तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, ममता बनर्जी को यहां हराना नामुमकिन सा था। वहां सीएम योगी की सभाओं ने चुनावी विमर्श को पूरी तरह बदल दिया। सीएम योगी की सभाओं में बुलडोजर, एनकाउंटर और कानून व्यवस्था जैसे संदेशों ने राजनीतिक बहस को नया रूप दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि बंगाल में बीजेपी की प्रचंड सरकार आई। यानी बंगाल की जनता को सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल काफी पसंद आया। देखिए, उत्तर प्रदेश आज एक रोल मॉडल के तौर पर पूरे देश भर के सभी राज्यों में दिखाई पड़ रहा है। वो उत्तर प्रदेश जो दंगे से लगातार ग्रस्त रहा करता था, वो उत्तर प्रदेश जहां पर अपराधियों का पैरेलल साम्राज्य चला करता था, उस उत्तर प्रदेश की आज छवि बदली है। उस उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आज लगातार आकर्षण बढ़ा है। उस उत्तर प्रदेश का कायाकल्प योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र की सभी योजनाओं का सबसे ज्यादा सफल क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इसीलिए आज उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेकर के अलग अलग राज्य काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखने का, सुनने का बहुत आकर्षण जनता में है और इसीलिए अलग अलग जहां जहां राज्यों में चुनाव होते हैं वहां योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए, सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ उमड़ती है। उनके कहे गई बातों का बड़ा इम्पैक्ट होता है और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों भी दिखाई पड़ रहा है। बंगाल में सीएम योगी सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं थे, बल्कि बीजेपी के सबसे आक्रामक चेहरे के रूप में उभरे। उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़ और नतीजों ने ये संदेश दे दिया कि ब्रांड योगी अब यूपी की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा हथियार बन चुका है। सीएम योगी ने बंगाल के संवेदनशील इलाकों में आक्रामक प्रचार किया। पहले चरण में मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों की कई सीटों पर सीएम योगी ने रैलियां की, जबकि दूसरे चरण में दमदम, कोलकाता और आसनसोल जैसे शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में उनके कार्यक्रमों ने सियासी तापमान बढ़ाया। सीएम योगी ने गोपालपुर, राजारहाट, धानेखाली, जयपुर, उदय नारायणपुर, सोनामुखी, कांधी, रामपुरहाट, माथाभंगा, बोलपुर, नवदीप, कटवा, बागदा, नंदकुमार और धूपगुड़ी जैसे इलाकों में भी सभाएं की। इसके अलावा बांकुरा, दमदम और कल्याणी में सीएम योगी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सीएम योगी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने
खुद बीजेपी नेतृत्व से उनकी ज्यादा से ज्यादा सभाएं करने की मांग थी। यूपी चुनाव में इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों को लेकर नहीं है, बल्कि भरोसे और नैरेटिव की है। जहां एक और बीजेपी सीएम योगी के स्ट्राइक रेट से ये बताना चाहती है कि सीएम का जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ उन्हें जीत ही नहीं दिला रहा है, बल्कि जो संगठनात्मक शक्ति है उसे भी मजबूत कर रहा है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जो जीत मिली है उसको उत्तर प्रदेश के साथ भी जोड़ा जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के पास विकास और सुशासन का कोई भी रोड मैप या विजन तैयार नहीं है। साथ ही ये भी कह रही है कि सपा अभी भी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो जातीय समीकरण की राजनीति है, वो साधने में लगी हुई है। अब बंगाल में जो जीत मिली है, क्या वो यूपी चुनाव में बीजेपी की बात करें तो क्या उसकी मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर दिखाई देगी? सीएम योगी का जो स्ट्राइक रेट है, क्या वो भी जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, या फिर इन तमाम बातों से इतर समाजवादी पार्टी का जो जातीय समीकरण है वो बीजेपी की इस आक्रामक राजनीति को यूपी में रोक पाएगा? दरअसल पश्चिम बंगाल को कभी ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता था। आज वहां जब प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला है तो इसकी गूंज देश के कोने कोने तक सुनाई दे रही है। कोलकाता से निकलकर अब ये गूंज लखनऊ के सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है और ये जीत 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए बूस्टर डोज बन गई है। देखिए, 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। सबसे ज्यादा लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। हम ऐसे कई रिकॉर्ड अभी और तोड़ने वाले हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनने जा रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसी भी स्थिति में गुंडाराज की वापसी नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह का चहुमुखी विकास हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश के हर जिले का विकास हो रहा है, हर जिले का विकास हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ बढ़ते हुए हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के परिणाम को 2027 में फिर दोहराने जा रही है और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। उस चुनाव में एनडीए 36 पर सिमट गई थी, जबकि महागठबंधन 43 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था। सपा के पीडीए फॉर्मूले ने कुछ हद तक सफलता हासिल की थी, जिसमें अखिलेश यादव ने पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक का नैरेटिव चुना था। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है तो ये इस बात की तस्दीक बना है कि अभी भी बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड विपक्ष के सारे समीकरण पर भारी है। बंगाल में बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों में सेंध लगाकर ये भी दिखा दिया कि सांस्कृतिक एकीकरण का मॉडल अभी भी बेहद प्रभावी है। यही वजह है कि बीजेपी अब यूपी में भी उसी बंगाल मॉडल को और आक्रामक तरीके से लागू कर सकती है, जो सपा कांग्रेस के लिए किसी सियासी टेंशन से कम नहीं है। क्योंकि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर एम फॉर मोदी और वाई फॉर योगी वाले समीकरण के साथ उतरेगी तो ये सपा के एम-वाई वाले समीकरण से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। बंगाल इसका ताजा उदाहरण है। सपा के एम-वाई गठजोड़ में मुस्लिम और यादव हैं। सपा की इस राजनीति पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तीखा कंच कसा है। दशकों तक तुष्टीकरण एक बड़ी बीमारी के रूप में रही, जिसने देश का, समाज का बहुत नुकसान किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश से तुष्टीकरण की राजनीति का एक सफाया होता जा रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की बात हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अब इस मूल मंत्र पर काम हो रहा है और इसीलिए आज एक सबको समावेशी विकास के साथ जोड़ करके चल रहे हैं। जो लोग भी मजहबी तुष्टीकरण करके, वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम करते थे, अब वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं। अब सबके खाते खुले हैं और सबके खाते में अब धनराशि पहुंच रही है बिना किसी भ्रष्टाचार के। अब कोई 1 रुपए भी अगर केंद्र से चलता है तो उसका पूरा का पूरा 100 पैसा आज गरीब के खाते तक पहुंच रहा है। इसलिए अब तुष्टीकरण के दिन लग गए। जो लोग भी रोजा नहीं रखते थे लेकिन इफ्तारी बहुत करते थे, अब उनके लिए बहुत मुश्किल के दिन है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2027 के चुनाव में पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे, यानी मुकाबला होगा मोदी योगी की जोड़ी बनाम अखिलेश राहुल की जोड़ी का। यानी 2024 के चुनाव में भले ही इस जोड़ी को कुछ हद तक सफलता मिली हो, लेकिन यही जोड़ी जब 2017 के विधानसभा चुनाव में
बनी थी तो ये पूरी तरह से फेल साबित हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में कांग्रेस सपा गठबंधन को मात्र 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 114 सीटों में केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से केवल 47 सीटों पर जीत मिली थी। यानी जिस तरह से 2017 में ये जोड़ा फ्लॉप साबित हुआ, उसके बाद 2022 के चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस से किनारा काट लिया था। अब यूपी में फिर से जब चुनाव आने वाले हैं तो क्या ये जोड़ी रहेगी या कुछ नए समीकरण बनेंगे? इन्हीं सवाल पर सपा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है पूरी मजबूती के साथ 2027 में भी आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ हैं, जितने भी घटक दल हैं जो हमारे साथ हैं, और हो सकता है भी 27 आते बल्कि होगा यही कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो लोगों को झूठ और फरेब का झांसा देती है, तो बहुत से बीजेपी के भी जो घटक दल हैं वो वहां को वो उस बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और जितने घटक दल हैं, अगर आप कांग्रेस की बात करें, जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, सब मिलकर मजबूती के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 27 में चुनाव भी लड़ा जाएगा और जीत भी हासिल करी जाएगी। दरअसल बंगाल का चुनाव न सिर्फ सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, बल्कि बंगाल में मिली जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भर दिया है। बंगाल में बीजेपी ने घुसपैठ, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और हिंदू अस्मिता जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाया। अब यही मुद्दे उत्तर प्रदेश में और ज्यादा आक्रामक तरीके से सामने आ सकते हैं। बीजेपी के लिए ये जीत एक विजेता नैरेटिव तैयार कर चुकी है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को अपनी रणनीति दोबारा लिखनी पड़ सकती है। सपा के सामने अपने पीडीए फॉर्मूले को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद अखिलेश यादव गुरुवार को ममता बनर्जी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और जब अखिलेश यादव वापस आए तो उनके ही एक नेता के बयान ने इंडी गठबंधन की अगुवाई को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेंगे तो उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन बहुत अधिक मजबूत हो और फिर 5 साल के बाद पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2029 में बड़े बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनेगी। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का ये बयान अखिलेश यादव को विपक्षी गठबंधन की कमान सौंपने की वकालत करते हुए उस समय आया जब यूपी में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। यानी चुनाव से पहले सपा ने बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने इसे सपा विधायक की व्यक्तिगत इच्छा करार दिया, वहीं बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। पूरे देश में संवैधानिक तंत्र का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी जो मौलिक अधिकार है उसका खंडन करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है उसके खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश है। उस आक्रोश को बदलने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, कुर्सी की ये लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है वो जनता की है। देखिए, विपक्ष का गठबंधन जो इंडिया अलायंस के रूप में सामने आया था वो गठबंधन अवसरवाद का था, अपनी अपनी पार्टी को, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए किया गया गठबंधन था। इसमें कोई वैचारिक साम्यता नहीं थी, कोई वैचारिक धरातल नहीं था और यही कारण है कि आज तमिलनाडु में डीएमके की पराजय के साथ ही कांग्रेस पार्टी साथ छोड़ गई है। आज दिखाई पड़ रहा है कि टीएमसी ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय कब्जे कर रखे थे जो अब भाजपा की सरकार की आहट के साथ खाली हो रहे हैं। ये मत भिन्नताओं के साथ है और इसीलिए इनके कोई गठबंधन हो नहीं सकते। ये केवल मोदी विरोध में एकजुट होने की कोशिश करते हैं, अपने अपने आप को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर विपक्ष में लंबे वक्त से खींचतान चल रही है, जो बंगाल के नतीजों के बाद एक बार फिर तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तो वो खुद विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के लिए दावेदारी कर रही थी, लेकिन अब उनकी हार के बाद यूपी से समाजवादी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन की अगुवाई के लिए हुंकार भरी है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो उसको निभाया है और वो जब बंगाल चुनाव हो रहे तब भी पूरा जो समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट वो आदरणीय ममता बनर्जी टीएमसी के साथ था और जो वो गए तो देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये है कि जितने भी जो समान विचारधारा के जो दल हैं
वो सब एक साथ आए। और जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत नहीं भी हुई थी तभी आदरणीय अखिलेश यादव जी जो थे वो ये चाहते थे कि जितनी भी समाजवादी पार्टी के या समान हमारी पार्टी से जुड़े हुए जो विचारधारा के लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो सरकार के जो गलत फैसले, जो वो संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही, जो इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे दल जो इसके विरोध में वो उनको हमेशा से साथ लाना चाहते थे, वो लेकर के भी आए। और इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन जो जैसे कांग्रेस है और भी जो ये इंडिया गठबंधन के दल है ये आज भी हमारे साथ है और हम मजबूती से 2027 में भी इसका मुकाबला करेंगे और समाजवादी सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी उत्तर प्रदेश में। बीते कुछ चुनावों की अगर बात करें तो विपक्षी गठबंधन की आपस की जो खटपट रही है उसका असर चुनावों में भी देखने को मिला है। अब एक बार फिर से 2027 से पहले एक बड़ा बयान सामने आ गया है जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर से जो टूट है वो देखने को मिल सकती है। सपा के ही विधायक है रविदास मेहरोत्रा और उन्होंने ये कह दिया है कि विपक्षी गठबंधन के नेता के तौर पर अखिलेश यादव का नाम सामने आना चाहिए क्योंकि वही विपक्षी गठबंधन को मजबूती दे पाएंगे। अब ऐसे में 2027 से पहले इसका असर कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर क्या पड़ता है और 27 में ये जो साथ है उसके समीकरण पर क्या असर होता है ये देखने वाली बात होगी। दरअसल सपा ने भले ही विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर दावा ठोककर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हों, लेकिन जब अखिलेश यादव उधर बंगाल में व्यस्त थे तो इधर यूपी में उन्हें बड़ा झटका लग गया। उनकी पार्टी के कई सैनिकों ने उनका दामन छोड़ दूसरी राह पकड़ ली। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हुई है। सपा और बुनकर मजदूर विकास समिति से जुड़े 30 पदाधिकारी पार्टी को छोड़ सुभाषपा में शामिल हो गए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम प्रमुख रहे। बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहबुद्दीन अंसारी भी सुभाषपा में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर की मौजूदगी में सभी को सदस्यता दिलाई गई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये सिर्फ सपा में टूट नहीं हुई है बल्कि सुभाषपा मजबूत हुई है और सुभाषपा बीजेपी के साथ है। यानी 2027 में होने वाले यूपी चुनाव से पहले ये सपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि यूपी में ये पहली बार नहीं है जब सपा और सुभाषपा के बीच सियासी तनातनी दिखाई दे रही है। ये दोनों दल यूपी में पिछला ही चुनाव साथ लड़ चुके हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और सुभाषपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। सपा ने सुभाषपा को गठबंधन में 18 सीटें दी थी। इनमें से सुभाषपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि चुनाव के बाद ओपी राजभर कुछ समय तक सपा के साथ रहे, लेकिन आपसी मतभेद बढ़ गया। साल 2023 में ओपी राजभर ने सपा छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। यानी पिछले चुनाव में जो सुभाषपा सपा के साथ थी, इस बार वो एनडीए का हिस्सा है और यूपी के पूर्वांचल में कई सीटों पर सुभाषपा का सीधा असर रहता है। लिहाजा 2027 से पहले सपा के पदाधिकारियों का सुभाषपा में शामिल होना कहीं न कहीं सपा के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ बंगाल में बीजेपी की जीत और यूपी में अब 30 पदाधिकारी का सपा का दामन छोड़ना सपा की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की जीत अब यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा आत्मविश्वास बन चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अखिलेश यादव इस चुनौती का जवाब दे पाएंगे या फिर बंगाल के बाद यूपी में भी कमल इतिहास रचेगा। यूपी की सियासत अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर एक चुनाव आने वाले चुनाव की भूमिका को तैयार कर रहा है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद, वहां की हलचल के बाद उसे उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती के साथ अपना नैरेटिव सेट करते हुए एक बात तो साफ कर दी है कि अगर आपका संगठन मजबूत है तो आपको आंकड़ों से ज्यादा माहौल जीत दिला देता है। सीएम योगी को एक बड़े चेहरे के तौर पर 27 में पेश किए जाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। जाहिर तौर पर सीएम योगी का जो स्ट्राइक रेट है वो एक बड़ी जीत के तौर पर बीजेपी के लिए देखा जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ बीजेपी को घेरना नहीं है बल्कि खुद को एक मजबूत
विकल्प के तौर पर भी खड़ा करना है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर अब आपको चुनाव में जीत चाहिए तो आपके पास एक विकास का मॉडल, एक विजन जरूर होना चाहिए। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आने वाले समय में अभी और भी जो बयानबाजी है वो सामने आएगी, रणनीतियां बदलती रहेंगी। भले ही चुनाव अगले साल है, लेकिन उसकी पटकथा लिखी जाना शुरू हो गई है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।